गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन गुरु में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है सेंटीग्रेड, जहां हमें एक कार के अंदर एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम होता है नियोमी। उसके साथ उसका हस्बैंड मैथ्यू भी है। नियोमी देखती है कि उसकी गाड़ी के चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। अब नियोमी दरवाजा खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि गाड़ी के चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। अब उसका पति मैथ्यू भी उठ चुका है। अब वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। अब ना ही इनके फोन में सिग्नल होता है जिससे ये किसी को कॉल कर पाए, और ना ही यहाँ पर कार का कोई दरवाजा खुल रहा है। दरअसल इनकी कार बर्फ के नीचे दफन हो चुकी है। अब होता यह है कि एक रात पहले ये लोग इसी रास्ते से अपनी होटल की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी बर्फीला तूफान शुरू हो गया था, जिस वजह से मैथ्यू ने अपनी गाड़ी को साइड में लगा दिया। अब इन दोनों से गलती ये हो जाती है कि ये दोनों के दोनों सो जाते हैं, और जब ये लोग उठे तब तक इनकी गाड़ी बर्फ के नीचे दफन हो चुकी थी। अब इन्हें यह तक भी नहीं पता कि अभी भी तूफान है या थम गया है। साथ ही नियोमी जो 8 महीने से प्रेग्नेंट है, उसकी हालत भी अब खराब होने लगती है क्योंकि टेम्परेचर काफी नीचे जा रहा होता है। अब ये सोच रहे होते हैं कि इस रोड से कोई गुजरेगा तो उसे इनकी गाड़ी दिख जाएगी और इनकी जान बच जाएगी, पर इन्हें नहीं पता कि बाहर कोई भी रोड नहीं बची है। पूरी की पूरी रोड बर्फ से ढक चुकी है। अभी भी तूफान बाहर चल रहा होता है। अब इनके पास खाने की सप्लाई होती है जिन्हें ये छोटे छोटे मील में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ये कम से कम खाए और इनका खाना ज्यादा से ज्यादा वक्त चल सके। अभी अपने पास जब खाने की सप्लाई चेक करते हैं तब इन्हें पता चलता है कि इनके पास 12 दिन का खाना है और 2 पानी की बोतल है। लेकिन नियोमी चाहती है कि ये जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाए, लेकिन मैथ्यू ऐसा नहीं चाहता क्योंकि उसे नहीं पता कि बाहर की कंडीशन कैसी है। अगर ये गाड़ी के शीशे तोड़कर भी बाहर निकल गए और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं हुआ तो ठंड की वजह से इनकी मौत हो सकती है। और मैथ्यू इस रिस्क को नहीं लेना चाहता क्योंकि वह अच्छे तरीके से जानता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। अब इन लोगों को इसी तरीके से यहाँ पर 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन आसपास से कोई भी नहीं गुजरता। हालांकि इनके पास खाना पीना और कैंडल भी होती है, जिसकी वजह से इनके 3 दिन आराम से गुजर जाते हैं। हालांकि नियोमी मैथ्यू से इत्तेफाक नहीं रखती, वो गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर निकलना चाहती है, लेकिन मैथ्यू की वजह से वो भी गाड़ी में है और मैथ्यू उसे लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अब इन दोनों के बीच इस बात पर कई आर्गुमेंट भी होते हैं और अब मैथ्यू कम खाना शुरू कर देता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी वाइफ को ज्यादा खाने की जरूरत है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। मैथ्यू आगे की सीट पर सो रहा होता है। नियोमी पीछे बैठकर कुछ न कुछ लिख रही होती है। तभी वह पानी की बोतल से पानी पीकर उसकी कैप को अच्छे तरीके से बंद नहीं करती और ऐसे ही रख देती है, और मैथ्यू का हाथ लगने से वो बोतल गिर जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी नीचे गिर जाता है और वेस्ट हो जाता है। अब ये देखकर मैथ्यू काफी गुस्सा होता है क्योंकि पानी इनके लिए बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए वह नियोमी पे गुस्सा करता है और कुछ देर बाद उससे माफी भी मांग लेता है क्योंकि वह जानता है कि नियोमी उसकी पत्नी है और उसे वह बहुत प्यार करता है और अभी नियोमी को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। अभी दोनों के दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन तभी इन्हें अपनी कार के ऊपर किसी के चलने की आवाज आती है, जिससे इनके दिल में एक उम्मीद जाग जाती है और ये जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पर इनकी आवाज से वो कदमों की आवाज इनसे दूर जाना शुरू हो जाती है। तब ये समझ जाते हैं कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर था जो इनकी आवाज सुनकर वहां से दूर भाग गया है। अब इनके पास जो उम्मीद जागी थी वो एकदम से टूट जाती है। अब मैथ्यू के पास जो कैंडल होती है वो उसे जलाकर वहाँ की बर्फ पिघलाने लगता है ताकि इनके पास पीने के लिए पानी इकट्ठा हो सके। अब मैथ्यू ने ये भी सोच रखा था कि जब इनका खाना खत्म हो जाएगा तब ये यहाँ पर बर्फ खा सकते हैं। अब जब मैथ्यू साइड की विंडो से बर्फ पिघला रहा था तो थोड़ी सी विंडो भी खुल जाती है, जिससे उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वहीं पीछे नियोमी को दिखाया जाता है जो अपने मोबाइल से खेल रही होती है, और तभी उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी बैटरी बाहर निकल जाती है। वो जल्दी से अपने मोबाइल को उठाती है और उसकी बैटरी लगाकर उसे ऑन करती है। अब उसका मोबाइल ऑन हो जाता है और उसमें नेटवर्क भी आ चुका है, यानी वो अब किसी को भी कॉल कर सकती है। और वो जल्दी से अपने पिता को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि हम कहीं बर्फ में फंस चुके हैं, हमें मदद की जरूरत है और मुझे इस लोकेशन के बारे में भी कुछ नहीं पता। और तभी उसका फोन ऑफ हो जाता है क्योंकि उसकी बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुकी थी। मैथ्यू को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं दिया, मैं उन्हें लोकेशन बता सकता था। पर अब इन सब बातों का कुछ भी फायदा नहीं है क्योंकि बैटरी पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। अब ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। नियोमी मैथ्यू से कहती है कि तुम कुछ खाना खा लो, लेकिन मैथ्यू खाना नहीं खाता क्योंकि वो चाहता है कि नियोमी को ज्यादा से ज्यादा खाना मिले। अब नियोमी कहती है कि हमें गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन मैथ्यू कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्या पता बाहर अभी भी तूफान चल रहा हो, वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हो सकती है और इस हालत में तुम बाहर 2 कदम भी नहीं चल पाओगी। अब नियोमी को मैथ्यू की बात माननी पड़ती है। अब इन्हें इस गाड़ी में पूरे 11 दिन हो चुके हैं। नियोमी की उम्मीद पूरी तरीके से टूट चुकी है।
वो मैथ्यू से कहती है कि मैं अपनी आखिरी चिट्ठी लिखना चाहती हूँ ताकि मैं अपने लोगों को आखिरी अलविदा कह दूं। अब ये बात सुनकर मैथ्यू को फिर से गुस्सा आ जाता है। अब वो न्योमी से कहता है कि हम दोनों यहाँ से बचकर जरूर निकलेंगे और तभी इन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल वहाँ पर बर्फ हटाने वाली गाड़ी आ चुकी है। अब ये लोग बहुत आवाज लगाते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो गाड़ी में बैठा ड्राइवर इनकी आवाज नहीं सुन पाता। अब ये देखकर मैथ्यू का हौसला पूरे तरीके से टूट जाता है, वह रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर तभी न्योमी उसे संभालती है। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और आज उन्हें यहाँ पर पूरे 15 दिन हो चुके हैं। अब इनका खाना भी खत्म हो चुका है और ना ही इनके पास पीने के लिए पानी है। अब मैथ्यू ने अपनी गाड़ी की विंडो को थोड़ा सा खोला था, वहाँ से वो बर्फ को पिघला कर पानी बना लेता है। अब रात को ये दिखाते हैं कि न्योमी की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है, उसके पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है जिससे वह अपना कंट्रोल खो देती है और गाड़ी की हेड सीट को निकालकर शीशा तोड़ने लगती है। लेकिन तभी मैथ्यू उठ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें शांत रहना होगा, अब न्योमी की डिलीवरी होने वाली है। पर इन दोनों को खुद नहीं पता होता कि डिलीवरी कैसे की जाती है। अब मैथ्यू न्योमी का हौसला बढ़ाता है और उससे कहता है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, तुम्हें शांत रहना होगा, हम इस बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। और तभी वहाँ पर न्योमी अपने हस्बैंड की मदद से गाड़ी में एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक बेबी गर्ल है। अब इस बच्चे का नाम ये ओलिविया रखते हैं क्योंकि ओलिविया में लिव आता है और मैथ्यू को पूरा यकीन है कि ये सब के सब जिंदा जरूर बचेंगे। अब न्योमी की खिड़की तोड़ने की वजह से गाड़ी में ठंड भी ज्यादा बढ़ जाती है और इन्हें आज इस गाड़ी में पूरे 20 दिन हो चुके हैं। अब इनका खाना भी पूरे तरीके से खत्म हो चुका है और अब ठंड भी बढ़ रही होती है। तब मैथ्यू अपनी जैकेट उठाकर अपनी बेटी को कवर कर देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। मगर अब मैथ्यू का शरीर गर्म होना शुरू हो जाता है क्योंकि अब उसे फीवर हो चुका है और वो उसी फीवर के साथ सो जाता है। अब अगली सुबह जब न्योमी उठती है तो वो देखती है कि मैथ्यू अभी तक सो रहा है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन मैथ्यू नहीं उठता क्योंकि मैथ्यू की वहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। अब न्योमी मैथ्यू की मृत्यु से पूरी तरह से टूट जाती है और वो दर्द से कर्रा उठती है। उसे कुछ नहीं पता कि अब उसे क्या करना है। उसके पास सिर्फ उसकी बेटी है जिसकी वजह से उसे जीना होगा और खाना उसके पास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और अब न्योमी वहाँ पर अपनी डायरी को खाने लगती है और उसे आज इस गाड़ी में पूरे 24 दिन हो चुके हैं। अब उसके पास उसके पति की डेड बॉडी होती है जिसके उसने सारे कपड़े ले लिए हैं ताकि उन कपड़ों से उन्हें थोड़ी गर्मी मिल सके। अब 24वें दिन में पूरी तरीके से निडाल गाड़ी में लेटी हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि सूरज निकलता है और सूरज निकलने से बर्फ पिघलने लगती है और न्योमी जो उस गाड़ी में पूरी तरीके से हताश है उसके मुंह पर एक पानी की बूंद गिरती है और वो समझ जाती है कि बाहर बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। इसलिए वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती और वहाँ से बर्फ हटाती है और अपनी बेटी को बाहर लेकर निकल जाती है और वहाँ पर वो अपने पति को भी आखिरी अलविदा कहती है। लेकिन शायद उसकी परीक्षा अभी तक खत्म नहीं हुई। अब गाड़ी से निकलने के बाद फिर से एक बार तूफान शुरू हो जाता है। उसके पास ऑप्शन होता है कि वो गाड़ी के अंदर फिर से एक बार जाए या फिर यहाँ से आगे निकल जाए। अब उसे पता होता है कि गाड़ी के अंदर मौत के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। हालांकि उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं होती लेकिन वो अपनी बेटी को यहाँ से बचाना चाहती है। लेकिन एक माँ की ताकत से वो लगातार आगे बढ़ती चली जाती है। पर पूरा दिन चलने के अलावा भी उसे बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। उसे कुछ भी नहीं पता कि किस तरफ जाना चाहिए। और तभी वो आसमान में एक प्लेन देखती है और जिस दिशा की तरफ प्लेन जा रहा होता है न्योमी भी उस दिशा की तरफ चलना शुरू कर देती है जहाँ पर रास्ता काफी कठिन होता है लेकिन उसने सही फैसला लिया होता है। दरअसल ये एक शॉर्टकट था। वो देखती है कि उसके सामने एक होटल है और वो होटल तक पहुंच जाती है और अब न्योमी और उसकी बेटी ओलिविया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर उन्हें डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया और अलग अलग तरीके की बहुत सारी वीकनेस होती है जिसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब इस तरह से इनकी जान बच जाती है। अब एक्सपर्ट का कहना यह था कि न्योमी और उसकी बेटी की जो जिंदगी बची है वो इग्लू इफेक्ट की वजह से बची है। इसका मतलब ये होता है कि जमीन के अंदर जब इनकी गाड़ी थी तो उसमें हीट थी जिस वजह से इनकी जिंदगी बच गई। यानी मैथ्यू का गाड़ी में रहने का फैसला सही था। न्योमी ने 24 दिन तक उस गाड़ी के अंदर क्या क्या फील किया था उसके ऊपर एक किताब भी लिखी है जो उसने अपने पति को डेडिकेट की और 2020 में सेंटीग्रेड नाम की फिल्म उसी किताब पर बेस्ड है। यानी ये न्योमी, उसके पति मैथ्यू और उसकी बेटी ओलिविया की जिंदगी की एक सच्ची कहानी है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।